सो हेलो एवरीवन। तो आज यार केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 15 लेंगे। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी एंड तीसरा है आपका सोलिबिलिटी। ये तीनों टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के बाद जाइए आपका जेई मेंस में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, जाइए नीट में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, जाइए जेई एडवांस में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, अगर इन 3 टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन आता है, चाहे किसी भी साल आए, इस साल आए, आप इस साल जेई का एग्जाम देने वाले हो, अगले साल देने वाले हो, आज से 10 साल बाद देने वाले हो, कभी भी आप एग्जाम दोगे, अगर इन टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है जेई में और नीट में, तो वो आपसे हो रहा होगा। ठीक बात है। तो शुरू करते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, सारा कंसेप्ट, हर एक टाइप के क्वेश्चन जो आपके जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस में आते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 15 चल रहा है। हेडिंग डालो, रजिस्टर खोलो, कॉपी पेन निकालो। पॉपकॉर्न खाते नहीं रहना है, हल्का हल्का लिखते रहना है। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर आज हमारा 15th है ना, 15 लेक्चर है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हेडिंग डालो। सबसे पहले बात करते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी की। सबसे पहले बात होगी थर्मल स्टेबिलिटी की। देखो, इन जो 3 टॉपिक है जो मैं आज आपको कराऊंगा ना, इससे आपके जेई मेंस और नीट वगैरह में क्वेश्चन आते कैसे हैं। इसमें एक्चुअल में ऐसा आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का या सोलिबिलिटी का। आपको 3-4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, उसमें फिर कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ करेक्ट कौन सा है। 4 ऑप्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए होंगे। आप में से काफी लोगों ने पेपर देखा भी होगा पहले, तो आपने देखा होगा कि अच्छा ऐसा कुछ आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इन 3 टॉपिक से। तो आज इन तीनों को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो देखो, पहली बात, थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है। देखो, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है मेरे पास, है ना, एक कंपाउंड मेरे पास ए है, एक कंपाउंड ए है, 2 कंपाउंड है मेरे पास। एक कंपाउंड की क्षमता है, एक कंपाउंड की टेंडेंसी है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रह रहा है। अगर 100 डिग्री से ज्यादा हमने टेम्परेचर दे दिया तो कंपाउंड टूट जा रहा है। ठीक बात है। और एक दूसरा कंपाउंड है जिसकी 200 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रह रहा है, 200 डिग्री से ज्यादा देंगे तो ये टूट जा रहा है। ठीक बात है। मैंने क्या बोला कि 2 कंपाउंड है आपके पास, एक 100 डिग्री सेल्सियस तक अपना स्टेबल रह रहा है, एक 200 डिग्री सेल्सियस तक आपका स्टेबल रह रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से थर्मल स्टेबल ज्यादा कौन है, तो आप क्या बोलोगे। ऑब्वियसली ये ज्यादा थर्मल स्टेबल है, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर को सह पा रहा है, ज्यादा टेम्परेचर को सह पा रहा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना सही है कि वो कंपाउंड जो ज्यादा टेम्परेचर को सह पा रहा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब चाहो तो इसको अपने लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिख लो। वैसे लिखोगे नहीं तब भी आपके माइंड में इस वर्ड से क्लियर हो जाएगा। इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। चाहो तो ऐसे लिख लो, द टेंडेंसी टू बेयर द टेम्परेचर इज कॉल्ड, द टेंडेंसी टू बेयर द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मल स्टेबिलिटी। ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो। बाकी इसमें कुछ लिखते नहीं है। मेन बात आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड ज्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर तक वो स्टेबल रह सकता है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जो कंपाउंड कम टेम्परेचर पे ही टूट जा रहा है, मतलब अनस्टेबल हो जा रहा है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। बात ठीक है। चलो, तो थर्मल स्टेबिलिटी अब आपकी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। किसके? 2 चीजों पे डिपेंड करती है। उन 2 चीजों को देखते हैं हम। पहली ये डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, पहली बात, थर्मल स्टेबिलिटी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा अब आगे। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी आपकी डिपेंड करती है सबसे पहली बात आयोनिक कैरेक्टर पे, आयोनिक कैरेक्टर पे। मुझे ये बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आयोनिक कैरेक्टर पे। पहले मुझे ये बताओ कि थर्मल स्टेबिलिटी आयोनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मैं लिखा तो दूंगा, पहले आपको बताना है मुझे। पोलराइजेशन के कंसेप्ट देखो, अभी मान लो मैंने आपको कुछ भी नहीं पता थर्मल स्टेबिलिटी का, लेकिन अगर आपको खुद से सोचना है तो क्या सोचोगे। थोड़ा सा सोचना आप शुरू करो यार। मैंने बताया ना कि सोचोगे तभी केमिस्ट्री आपके माइंड में जाएगी।
नहीं तो मैं करा दूंगा फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, मैं भी कराऊंगा, लेकिन एक बार सोच के देखो, पोलराइजेशन हम कर चुके हैं, उसी का कंसेप्ट अप्लाई होगा और कुछ नवा अप्लाई नहीं होगा। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें हम पोलराइजेशन में कर चुके थे, बस उसको इधर अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उस केस में आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ठीक बात है। अच्छा, तो आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप ये भी चाहो तो लिख सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के, है ना, या पोलराइजेशन के, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक बात है। अच्छा, तो थर्मल स्टेबिलिटी एक तो आपका आयनिक कैरेक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड करता है, या कोवेलेंट कैरेक्टर पे भी आप बोल सकते हो। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पे। तो आप मुझे बताओ कि लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? सोचो, सोचना शुरू करो, सब आपको आता है, बस एक बार हिम्मत करके सोचना शुरू करो। पिछले अगर आपने सारे लेक्चर देखे, कंगारू की तरह कूद के सीधा इधर नहीं आगे हो, तो आप ये चीजें सोच सकते हो। सोचना शुरू करो, नहीं सोच पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सोचो। लेकिन लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा है। लैटिस एनर्जी ज्यादा है मतलब उस कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल है, उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब उस कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल है, और तोड़ना मुश्किल है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लैटिस एनर्जी के। लैटिस एनर्जी का भी हम लेक्चर ले चुके हैं। ठीक बात है। थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब कि उस कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल है, और अगर उस कंपाउंड को तोड़ना मुश्किल है तो मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, पहला आपका आयोनिक कैरेक्टर पे, दूसरा आपका लैटिस एनर्जी पे। ठीक है, अब समझने की बस बात इतनी सी है कि कौन से क्वेश्चंस में ए वाला फैक्टर लगाना है और कौन से क्वेश्चंस में ए वाला फैक्टर लगाना है, बस समझने वाली बात इतनी सी रहती है, बाकी काम खत्म। देखते हैं, देखो ए वाला फैक्टर आपको कहां लगाना है? जब आपका एनायनिक पार्ट जो हो वो पॉलीएटॉमिक हो। एनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक, अभी समझोगे सब, पॉलीएटॉमिक। ये कहां लगाना है? पहला अलग कंसेप्ट आपको लगाना है थर्मल स्टेबिलिटी। आप देखोगे आयोनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, आपको पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक आयोनिक कैरेक्टर पे, एक लैटिस एनर्जी पे। कौन सा कंसेप्ट, ए वाला फैक्टर किन टाइप के क्वेश्चन में लगाना है और ए वाला फैक्टर किन टाइप के क्वेश्चन में लगाना है, मैं वो आपको ए सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ए वाला फैक्टर कब लगाना है? जब आपका एनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक हो। क्या हो? पॉलीएटॉमिक। एनायनिक पार्ट देखो, कैटायन और एनायन होते हैं, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो अगर आपका एनायन जो है वो अगर पॉलीएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक क्या कि मतलब एनायनिक पार्ट में एक से ज्यादा एटम हो, जैसे कि OH नेगेटिव, ए आपका एनायन है, जिसमें दो एटम है, एक और दो, है ना, दो एटम से मिला हुआ है एनायन है। तो एक से ज्यादा एटम वाला जो एनायन होता है, एक से ज्यादा एटम से मिला हुआ जो एनायन होता है उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन। ठीक बात है। तो OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आपका जो ए वाला एनायन है ये दो एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो पॉलीएटॉमिक है। इसी तरह आपका CO3 नेगेटिव कार्बोनेट, ये देखो चार एटम से मिलकर बना हुआ एनायन है ना। इसी तरह आपका SO4 नेगेटिव, इसी तरह आपका NO3 नेगेटिव या CCl4 नेगेटिव। ये आपके कुछ पॉलीएटॉमिक एनायंस हैं। पॉलीएटॉमिक एनायन समझ आ गया? बस वो एनायन जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना है उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन।
जैसे कि इस केस में ए वाला एनायन जो है 2 एटम से मिलकर बना है, ए 4 एटम से मिलकर बना है, 5 एटम से मिलकर बना है, ए 4 एटम से और ए 5 एटम से। तो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ जो एनायन होता है उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन। तो जब आपके क्वेश्चन में एनायनिक पार्ट जो है वो पॉलीएटॉमिक हो तब आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है। अभी हम देखेंगे एग्जांपल, अभी बस समझते जाओ कि क्या क्या हो रहा है। जब आपका एनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक होगा, मतलब इनमें से कोई एक होगा जिसमें से पॉलीएटॉमिक का मतलब कि एनायनिक पार्ट में एक से ज्यादा एटम से बना हुआ एनायन हो, तब आपको ए वाला कंसेप्ट लगाना है। और ए वाला कंसेप्ट कब लगाना है? जब आपका एनायनिक पार्ट मोनोएटॉमिक होगा। क्या होगा? मोनोएटॉमिक। एनायनिक पार्ट जब आपका मोनोएटॉमिक हो, एनायनिक पार्ट जब आपका मोनोएटॉमिक हो तब आपको ए लगाना है। एनायनिक पार्ट मोनोएटॉमिक, जैसे कि F नेगेटिव हो गया है ना, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो, O2 नेगेटिव हो गया, OH तो आपका पॉलीएटॉमिक है ना, O2 नेगेटिव हो गया, S2 नेगेटिव हो गया, P3 नेगेटिव हो गया, N3 नेगेटिव हो गया। ये सारे आपके क्या है? मोनोएटॉमिक एनायन है ना। मतलब ये देखो एनायन आपका एक एटम से ही बना हुआ है। ए वाला एनायन आपका, इसमें इस एनायन में सिर्फ एक ही आपका एटम है, इसमें भी एक ही एटम है, इसमें भी एक ही एटम है, इसमें भी एक ही एटम, इसमें भी एक ही एटम, इसमें भी एक ही एटम, इसमें भी एक ही एटम। तो जब आपका एनायन सिर्फ एक एटम से बना हो तो उसको बोलते हैं क्या? मोनोएटॉमिक एनायनिक, मतलब मोनोएटॉमिक एनायनिक वाला पार्ट है ना, एनायनिक मोनोएटॉमिक वाला कंपाउंड है। और जब आपका क्या जो एनायनिक पार्ट है वो पॉलीएटॉमिक हो तब आप ए वाला कंसेप्ट लगाओगे। जब आपका एनायनिक पार्ट मोनोएटॉमिक हो तो आप ए वाला कंसेप्ट लगाओगे, लैटिस एनर्जी वाला। पहली बात, ये दो चीजें माइंड में रखना, ठीक है। दो लैटिस, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक आयनिक कैरेक्टर पे और लैटिस एनर्जी पे। आयनिक कैरेक्टर वाला ए वाला कंसेप्ट आपको लगाना है जब एनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक हो, और ए वाला कंसेप्ट आपको तब लगाना है जब आपका एनायनिक पार्ट मोनोएटॉमिक हो। एनायनिक पार्ट आपका मोनोएटॉमिक हो, ठीक बात है। चलो तो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। बस कंसेप्ट तो इतना ही था, बस क्वेश्चन लिखाने हैं आपको, ठीक है। बस इतने में ही हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसा करता हूं, इसको अभी इरेज कर देता हूं। चलो इधर करता हूं, एक एक करके हम एग्जांपल लेते जाते हैं। चलो इसको लिखा ही रहने देते हैं। इधर मैं लिख देता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के, इस केस में है ना, इस केस में। इधर हम एग्जांपल लेते जाते हैं, ठीक है। एक एक करके आप एग्जांपल लेते जाना। अच्छा चलो बात करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहले मैं पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल्स ले लेता हूं, फिर मोनोएटॉमिक के ले लेंगे। पहले इनके एग्जांपल खत्म कर देते हैं, ठीक है। बहुत इजी है वाला टॉपिक तो। मान लो ये आपको 5 कंपाउंड दिए हैं, है ना। इसमें आपको पूछना है कि थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे आप बता के दे दो, ठीक बात है। तो बस आपको क्या देखना है? बस आपको इतना देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि एनायनिक पार्ट पॉलीएटॉमिक है कि डायटोमिक है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि एनायनिक पार्ट इधर पॉलीएटॉमिक है। एनायन इधर आपका क्या है? OH नेगेटिव, इधर एनायन आपका OH नेगेटिव। तो सारी जगह एनायन आपका OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव है तो एनायनिक पार्ट आपका पॉलीएटॉमिक है ना, 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो पॉलीएटॉमिक वाला केस है, तो पॉलीएटॉमिक के केस में हम क्या लगाएंगे? थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के, या यूं बोल दो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर के। तो बस इनमें आपको कोवलेंट कैरेक्टर आपको निकालना आता है। फजान रूल अभी हम पिछले लेक्चर में करके हटे हैं। तो इसमें से बस ये देख लो किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। देखो किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर किसके? फजान रूल क्या बोलता था? स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर आपका कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। कोवलेंट कैरेक्टर होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था साइज ऑफ कटायन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन के, राइट। और वैसे तो चार्ज के भी होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अच्छा तो बस देख लो, इधर आपका कटायन क्या है? लिथियम पॉजिटिव,
इधर आपका कटायन है सोडियम पॉजिटिव, इधर है आपका पोटेशियम, इधर है आपका रुबिडियम, इधर है आपका सीजियम। ये आपके कटायन है। तो सबसे बड़ा कटायन आपके पास है। चार्ज तो इधर सेम है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे, है ना, चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं वैसे पिछले लेक्चर में, तब भी एक बार मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कि कोई कंगारू की तरह कूद के आ गया हो तो उसको भी थोड़ा समझ आ जाए। चलो, तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे, फिर साइज देख लेते हैं। जिसका साइज छोटा, जिसका कटायन का साइज छोटा, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इसका साइज छोटा है, मतलब इस कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। एग्री कर रहे हो? ये सब हम सीख चुके हैं वैसे। इस कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और कोवलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर आपका ए आ जाएगा, ऑर्डर आपका ए आ जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? सिंपल सी चीज है, जो हमने पीछे सीखा है फजांस रूल में वही चीज लग रही है, बस फजांस रूल ही एक तरह से अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही है, मान लो जेई या नीट में आ जाएगा, ऐसी सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा जेई और नीट में। ठीक है, तो बस आप क्या देखोगे कि देख लो पहले कि पॉलीएटॉमिक है कि मोनोटॉमिक है। आपने देखा पॉलीएटॉमिक था, फिर उसमें आप ये वाला कंसेप्ट लगा दोगे कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर के। तो कोवलेंट कैरेक्टर आपको पता है कि कोवलेंट कैरेक्टर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कटायन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन के। तो एनायन तो इधर सेम ही था, OH नेगेटिव OH नेगेटिव, तो एनायन के अकॉर्डिंग भी नहीं बता पाएंगे। अब कटायन की बात आई तो कटायन में आपका लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। तो चार्ज तो सब जगह सेम ही था, तो चार्ज के अकॉर्डिंग भी नहीं बता पाएंगे, बस साइज ऑफ कटायन से बता पाएंगे। इधर कटायन का साइज छोटा था तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। दैट्स इट। ठीक है, और ले लो, सेकंड ग्रुप के ले लो। तो ए ले लो, चलो सेकंड ग्रुप। क्या इसमें देखो ये याद है, देखो इसमें जो मैंने लिखा है क्या करेक्ट लिखा है कि गलत सही लिखा है? ए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा कि कुछ और होगा? सोचो, क्या पता मैं गलत लिख दूं। बोलो, यही होगा? जी हाँ, बिल्कुल यही होगा। क्यों? एनायन तो देखो आपका पहली बार, सबसे पहले तो एनायन ही चेक करना है आपको। तो इधर आपको दिख रहा है एनायन आपका पॉलीएटॉमिक है, एनायन आपका क्या है? OH नेगेटिव है, एनायन आपका OH नेगेटिव है, इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक है तो अभी तो यही केस चल रहा है। तो बस आप ये देखो कि जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका कम होगा? कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इस कटायन का साइज बड़ा है। इधर आपका बेरियम 2 पॉजिटिव है और इधर आपका बेरिलियम 2 पॉजिटिव है ना। इधर आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोन ऐसे ऐसे जा रहा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है ना, स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव, तो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आपको पता है इधर जाते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है, इधर जाते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका साइज सबसे ज्यादा है। जिस कटायन का साइज ज्यादा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, है ना, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। या यूं बोल दो कि इसका आपका साइज सबसे छोटा है, इसका साइज सबसे छोटा है, मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ऐसे जाते हुए थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करते जाएगी। ठीक बात है। तो ये 2 एग्जांपल्स डालो नोट्स में और देखते हैं, और देखते हैं। बहुत सिंपल है। तो अब तो आप कुछ भी करते जाओ। ठीक है, अब तो आप कुछ भी करते जाओ। अब तो बस फट फट क्वेश्चन करने हैं, इसके और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ और 3-4 करा देता हूं इसी में। लेट से चलो कार्बोनेट ले लो। इसमें बताओ एक और, इसमें तब तक बताओ मुझे आप, मैं एक और लिख रहा हूं।
इसमें बताओ भाई, देखते ना वो मुझे कि मैं लिख रहा हूं। हाँ बताओ क्या लिखा है इसमें। ऑब्वियसली ये होगा, ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एनायन है वो पॉलीटॉमिक है, एनायन आपका पॉलीटॉमिक है, तो बस आप ए वाला फैक्टर ही लगाओगे, इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग देखोगे। अच्छा, फिर बस ये देख लो कौन सा किसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम, किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, या ये देख लो या किसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम है। तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इधर आपका कटायन छोटा है और आगे जाते हुए कटायन आपका इंक्रीज हो रहा है, कटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो कटायन का साइज इधर जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कटायन सबसे छोटा है, तो मतलब इसका पास कोवलेंट कैरेक्टर सबसे, इसके पास कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और जिसके पास कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो बस ये आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि इधर इस केस में भी आपका कोवलेंट कैरेक्टर इधर जाते हुए डिक्रीज कर रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा ऐसे जाते हुए डिक्रीज कर रहा है, तो जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। ठीक बात है? ठीक है, बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बाकी अब तो आप खुद ही कर सकते हो, मैं जब अब जाए कुछ कराऊं भी ना तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिखा देता हूं कि आपके नोट्स में कुछ रहे एग्जाम्पल्स। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट्स, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लिथियम नाइट्रेट से हम कहां जा रहे हैं, सीजियम नाइट्रेट की तरफ जा रहे हैं, है ना। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, लिथियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट बीच में सब आ जाएंगे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि इस कंपाउंड का आपका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो आपका ऐसे डाउन द ग्रुप आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसी तरह आप सल्फेट ले लो जाइए, इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी जब आप कहां से कहां जाओगे, सीजियम सल्फेट पे लेते हैं ना, सल्फेट। तो इस केस में भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसका कटायन, वही सेम बात, फिर घिसी पिटी बात है ना, कि कटायन छोटा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब इस तरफ आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक बात है। इसी तरह चाहो आप बाकी भी ले सकते हो यार, है ना, 7 ले लो जाइए, LiCCl4, है ना, इधर से जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, CCl4। तो कहने की बात है कि आप कोई भी ले सकते हो, 8 ले लो, है ना, LiClO4 से थर्मल स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी जब आप CClO4 तक जाओ। ठीक है, CClO4 भी आपका एनायन है ना, इधर लिख लो चाहो नोट्स में। वैसे तो आप देख के बता दोगे ना, अब आने को तो कोई भी एनायन आ जाए, बस आपको ये देखना उस एनायनिक पार्ट में एक एटम है कि एक से ज्यादा एटम है। जैसे आपका ये भी एनायन है, ClO4 नेगेटिव, ये भी आपका एक एनायन है। ठीक है, तो इसमें भी 5 आपके एटम है, तो 5 एटम है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पॉलीएटॉमिक है ना, ये आपका एनायन नहीं होगा ना। वैसे तो हो सकता है CCl4 भी, लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में बनेगा। वैसे लिख लो, लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी वैसे कॉमनली ये 5 ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप पॉलीटॉमिक के ऐसे बता सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने 8-9 एग्जाम्पल करा दी हैं। 1-2 मोनोटॉमिक की देख लेते हैं, मोनोटॉमिक की भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तो लड्डू है क्वेश्चन, समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया फिर तो आपके लिए। चलो इसका भी देख लेते हैं कुछ, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। इसके 3-4 एग्जांपल लिख देता हूं मैं, आपके इसके नीचे लिख दूंगा, आप तो इधर मैं भी लिखा रहा हूं, आप अपने नोट्स में इसके नीचे लिखना, है ना, पहले इसके एग्जांपल लिखना फिर इसके एग्जांपल लिखना अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर एनायनिक पार्ट आपका मोनोटॉमिक हो, बोलो भाई इसमें क्या आएगा? इसमें आपको बताना है आपको कि थर्मल स्टेबिलिटी किस इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, क्या आएगा बताओ। तो थर्मल, पहली बात तो ये देखो, एनायनिक पार्ट इस बार आपका मोनोटॉमिक है, इधर भी F नेगेटिव है, इधर भी F नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव,
F नेगेटिव, तो एनायन आपका मोनोटॉमिक है, तो इस बार ये वाला कंसेप्ट नहीं, इस बार ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी के, एनायनिक पार्ट आपका मोनोटॉमिक था तो इसलिए आपने अब ए वाला फैक्टर कंसीडर किया। थर्मल स्टेबिलिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी के, और लैटिस एनर्जी आपको पता है हम कैसे निकालते थे, आपको मैं करा चुका हूं, इस फोर्स वाले फॉर्मूले से निकालते थे, है ना, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उधर लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो फोर्स आपकी डिपेंड करती है चार्ज और डिस्टेंस पे, मतलब आपकी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो वही हमने लैटिस एनर्जी में भी लिखा था कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जाओ नोट्स में देखो, लैटिस एनर्जी का भी पीछे लेक्चर लेके हटे हैं, राइट। तो सारी चीजें हम कर चुके हैं, बस अप्लाई कर रहे हैं, उन सारे कंसेप्ट को इधर मिलके अप्लाई हो रहे हैं बस, ठीक है। अच्छा, तो बस देखो, तो पहली बात तो आपका एनायन जो था वो क्या था, मोनोटॉमिक था, तो आपको समझ आ गया कि अच्छा लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट हमें लगाना है इस बार। तो बस देखो कैसे बताओगे, इधर आपका कैटायन क्या है, लिथियम पॉजिटिव, इधर सोडियम पॉजिटिव, इधर आपका पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये आपके पास कैटायन है, एनायन तो हर जगह सेम है। तो देखो चार्ज अभी सेम है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे, साइज के अकॉर्डिंग बता पाएंगे, ठीक है। कैटायन का साइज जहां छोटा होगा, कैटायन का साइज छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, कैटायन का साइज छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उधर लैटिस एनर्जी ज्यादा। सिंपल सी बात है ना, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो बस इस कैटायन का साइज छोटा है, इस कैटायन का साइज छोटा है, तो मतलब इस कैटायन का साइज छोटा है, मतलब इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में ज्यादा होगी, मतलब लैटिस एनर्जी इस केस में ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि लैटिस एनर्जी जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका चार्ज ऑफ आयंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के। चाहो तो लिख लो फिर से, नोट्स में आपको लिखा चुका हूं मैं पहले, चार्ज ऑफ आयंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ, सॉरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के, है ना, ये जिसको हमने R प्लस और R नेगेटिव के फॉर्म में ऐसे लिखा था, आपको ये अगर याद हो तो, ठीक है। तो बस देखो इसका साइज छोटा है, सबसे छोटा साइज इसका है, मतलब इसका डिस्टेंस मतलब इसका साइज सबसे छोटा है, R प्लस छोटा है, तो R प्लस छोटा होगा, कैटायन का साइज छोटा है, तो कैटायन का साइज छोटा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो एक कैटायन का साइज इस केस में छोटा है, तो इस केस में आपकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा लैटिस एनर्जी निकालना आपको मैं सिखा चुका हूं, बस इधर अप्लाई हो रहा है। तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें कैटायन आपका छोटा है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, सॉरी, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब ऐसे इस बार आपका ऑर्डर आएगा, इस बार आपका ऑर्डर ऐसे आएगा। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो पॉली एटॉमिक के केस में क्या हो रहा था कि डाउन द ग्रुप आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, डाउन द ग्रुप आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही थी जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे थे। और लेकिन जब मोनो एटॉमिक आता है तो उसमें आपके डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो बस ये माइंड में रखना होगा कि कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कब कौन सा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप आयनिक कैरेक्टर वाला कंसेप्ट लगा देते, अगर ये वाला कंसेप्ट लगाते तो आंसर गलत आता, बिल्कुल ही उल्टा आता। क्योंकि देखो जैसे कोवलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो इसका कैटायन सबसे छोटा है, इसका कैटायन सबसे छोटा है, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, तो मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होती, तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाता, राइट। तो ये देख के लगाना, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रही हैं, तो बस आपको ध्यान रखना कि कब ए वाला चीज, कब आपको ए वाला लगाना है फैक्टर, कब आपको ए वाला लगाना है, ए वाला पॉलीएटॉमिक के लिए, ए वाला मोनोएटॉमिक के लिए, ठीक है। गलत लगा दोगे फिर बिल्कुल ही उल्टा आंसर आएगा, जैसे इस केस में आप देख भी सकते हो, अगर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर का लगाओगे तो जस्ट उल्टा आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, -1 मार्क्स आपको तोहफे में मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका हो गया, और देखना है तो और देख लो, और इच्छा है तो। इसमें देख लो
है ना। इसमें भी देखोगे तो आपका अभी भी आपका मोनोएटॉमिक एनायन है, तो मोनोएटॉमिक एनायन है, O2 नेगेटिव एनायन है। तो मोनोएटॉमिक एनायन होगा तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इस केस में कैटायन आपका सबसे छोटा है, तो लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इस केस में भी ऑर्डर ए आ जाएगा, है ना। डाउन द ग्रुप आपकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी मोनोएटॉमिक के लिए। ठीक है, चाहो तो ये भी देख लो, लिथियम नाइट्रेट से मान लो हम जा रहे हैं कहां, सीजियम नाइट्रेट की तरफ, है ना। सारे नहीं लिख रहा हूं मैं, इस बार जगह कम है अपने पास, आप लिख लेना सारा, है ना। लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ऐसे ऐसे करके लिख लेना बाकी भी। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट की तरफ जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप आपकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी इस केस में, मोनोटोमिक के केस में डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि मोनोटोमिक के लिए थर्मल स्टेबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के, और डाउन द ग्रुप आपकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना, इस केस में। ठीक है, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो। अच्छा चलो एक और बताओ मुझे, एक थोड़ा सा चुलबुला क्वेश्चन, ये भी वैसे तो आपको मैं करा चुका हूँ थर्मल लैटिस एनर्जी में, तो आपने लैटिस एनर्जी का लेक्चर देखा है, फिर तो हलवा है आपके लिए। तो NaF MgF2 एंड AlF3, इन तीनों बताओ। पहली बात तो देखो मोनोटॉमिक है, इधर भी F नेगेटिव है, इधर भी F नेगेटिव, इधर भी F नेगेटिव, तो एनायन आपका F नेगेटिव है, मतलब मोनोएटॉमिक है, तो इसमें यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो आपका लैटिस एनर्जी देखो किसकी ज्यादा है, आपके पास एक सोडियम पॉजिटिव है, एक मैग्नीशियम पॉजिटिव है कैटायन, और एक आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। तो देखो इधर तो चार्ज ही अलग अलग है, इधर +1, इधर +2, इधर +3, और मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप चार्ज देखा करो, अगर चार्ज ही अलग अलग है फिर तो लैटिस एनर्जी चार्ज के अकॉर्डिंग बता दिया करो। तो देखो इधर का चार्ज लैटिस एनर्जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयंस के, जैसे आप फोर्स के फॉर्मूले से भी देख पा रहे हो, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयंस के, तो इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ए आपका ऑर्डर आ जाएगा, ए आपका ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो यार ये सारी बात थी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी की, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने बस ये 2 लाइनें याद रख ली तो ए वाली लाइन, ए वाली 2 लाइन और ए वाली 2 लाइन आपके दिमाग में है, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए थर्मल स्टेबिलिटी का आप उसे उखाड़ के फेंक दोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी थर्मल स्टेबिलिटी की। अब बात करते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी की। किसकी? हाइड्रेशन एनर्जी की। चलो मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो एक दिलरुबा है, वो एक दिलरुबा है, इतनी कातिल उसकी अदा है, इतनी कातिल उसकी अदा है, वो दिलरुबा है। तो अब करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा एक छोटी सी चीज और चाहो तो लिख लो, नोट्स में डाल लो कि थर्मल स्टेबिलिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल डिकम्पोजिशन के। किसके? थर्मल डिकम्पोजिशन के। लिख लो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या? कि टेम्परेचर की प्रेजेंस में टूटना, टेम्परेचर की प्रेजेंस में टूटना उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। उस टर्म को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, कि टेम्परेचर के प्रेजेंस में टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना, है ना, डिकम्पोज हो जाना, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सिंपल सी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसको तोड़ना मुश्किल होगा, मतलब उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन कम होगी। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये चीज मैं आपको कहां यूज करवाऊंगा? ये चीज मैं आपकी यूज करवाऊंगा एस ब्लॉक में। जब मैं आपको एस ब्लॉक कराऊंगा तो उधर मैं आपको कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा जो आपको इन जर्नल लोग रटवा देते हैं, इन जर्नल लोग रटवा देते हैं। तो उधर मैं आपको बताऊंगा ये चीज की कंसेप्ट है इसमें, कि जैसे लिथियम कार्बोनेट जो होता है
इसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन वहीं जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। मतलब ये टेम्परेचर की प्रेजेंस में नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता? अगर आपसे कोई रीजन पूछे, एस ब्लॉक में लिखी है रिएक्शन, कराऊंगा मैं आपको उधर, तो आपसे कोई पूछे कि ए डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज नहीं हो पाता, तो आप क्या रीजन दोगे? आपको भी मैं पीछे ही बता के हटाऊं कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। पीछे देखो नोट्स में पहली दूसरी एग्जांपल ये थी। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम थी, तो इसको हमने जैसी टेम्परेचर दिया और ये टूट गया, लेकिन इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा थी, इस करके टेम्परेचर की प्रेजेंस में नहीं टूटा, इसलिए नो रिएक्शन कंसेप्ट है। ठीक बात है, ठीक है। तो एस ब्लॉक में आपका काम आएगा, इसलिए दिमाग में रखना। जब एस ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तब मैं पूछूंगा आपसे कि आपको क्या ये चीज याद है। देखते हैं कितने को याद होगी उस टाइम तक। ठीक है, चलो। आधे तो तब तक ये भी भूल जाएंगे कि अच्छा जेई नीट का एग्जाम भी होता है। चलो, अब बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज the amount of energy released when 1 mole of ionic compound dissolve in water, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। देखो बात को समझो। आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। हम फर्स्ट चैप्टर में ही मोल कंसेप्ट के टाइम ये बात कर चुके थे। ठीक है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों से मिलकर आपका सॉल्यूशन बनता है। जैसे आपके पास पानी हो, पानी आपका सॉल्वेंट है, और पानी में अगर आप नमक डाल दो तो नमक आपका सोल्यूट है। जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। बेसिक सी बात। अच्छा, तो जब किसी सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट को डालते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सोल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। तो जब किसी सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को डालते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सोल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को बोलते हैं हम सोल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोल्वेशन एनर्जी। जब सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है तब आपकी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी। और जब आपका वो जो सॉल्वेंट है वो पर्टिकुलरली अगर आपका पानी हो, वाटर हो, तब सोल्वेशन एनर्जी को हम बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। पहले तो अगर आपका कोई भी सॉल्वेंट हो तब उसको आप बोलोगे सोल्वेशन एनर्जी। लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट को फिक्स कर दूं, सॉल्वेंट अगर आपका वाटर हो, तो उस केस में सोल्वेशन एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक बात है? क्या बोला मैंने? सोल्वेशन एनर्जी क्या होता है कि जब सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी। और अगर आपका सॉल्वेंट पर्टिकुलरली वाटर हो तो उस केस में आप सोल्वेशन एनर्जी को ही हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हो। ठीक बात है? अच्छा, तो बस आप डेफिनेशन रीड करो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड मतलब सोल्यूट डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर आपका सॉल्वेंट है, आयोनिक कंपाउंड आपका सोल्यूट है, जैसे नमक को हमने डाल दिया पानी में, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर। एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है तो चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा एच इस केस में नेगेटिव होता है ना, जब एनर्जी आपकी रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में तो बात करेंगे, अभी पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं, कब बता के हटा हूं, बोर्न हैबर साइकिल में, ठीक है। चलो, तो ये तो छोटी सी बात थी वैसे, ठीक है। तो ये आपकी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा बात ये करें, है ना, बात ये करें जैसे मतलब हुआ क्या कि जैसे NaCl है, नमक है आपका सॉलिड, इसको हमने पानी में डाल दिया, इसको हमने पानी में डाल दिया, तो पानी में डाल दिया तो आपके आयंस में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये आपका आयंस में कन्वर्ट हो गया और साथ में कुछ एनर्जी आपकी रिलीज हो गई, कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होगी और इस एनर्जी रिलीज को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। अरे यार, जब आपके पास पानी है, इसमें पानी था, इसमें आपने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो जब NaCl डालोगे तो नमक अंदर जाके घुल जाएगा, मतलब टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिखा NaCl में जब पानी डाला तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। जब चीज होती है, जब पानी में हम नमक को डालते हैं ना, एनर्जी कुछ रिलीज होती है, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, सोचना चाहो तो एक बात है, सोच सकते हो कि ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्यों एनर्जी रिलीज होती है जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं। तो देखो क्या होता है, देखो आपको पता है वाटर है, वाटर का आपको स्ट्रक्चर पता है, ऐसे होता है, बात कर चुके हैं हम वेस्पर थ्योरी में इसकी, है ना, बेंड शेप होती है, ठीक है, बेंड शेप होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सब आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका वाटर है, तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इधर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, है ना, तो इधर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये जो बॉन्ड में आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपने पास खींच के रखेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, तो इस तरफ आ जाएंगे, इसके कारण मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसके करके इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है, ये सब आपको पता है। अच्छा, तो होता क्या है कि जो सोडियम जब आपका NaCl को हमने पानी में डाला तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ये जब आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको पता कि आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, पानी में आप डूबे हुए हैं, सोडियम अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया है। तो होता क्या है कि जो अब पानी में, जो पानी है, पानी में आपका ये होता है, तो पानी में आपका ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव साइन है और इधर कैटायन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डेल्टा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसके साथ अट्रैक्ट करने, इसको लालच आता है, इसकी जीभ लपल पर आती है और ये इससे साथ अट्रैक्ट करने जाता है, इसके साथ इंटरैक्ट करने जाता है, तो क्या होता है, काफी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऑक्सीजन की तरफ मुंडी करके, ऑक्सीजन अपनी सोडियम की तरफ मुंडी कर लेता है, मतलब सिर कर लेता है, जिसको मुंडी नहीं पता, ठीक है, और ऐसे आसपास इसके क्लस्टर सा बना लेता है। ये चीज मैं वैसे आपको बता चुका हूं, कहां, जब हम आयोनिक मोबिलिटी कर रहे थे, फर्स्ट लेक्चर ये शायद आयोनिक कंपाउंड का, तब मैंने आपको बताया था, इधर अब थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं। तो ऐसे होता है क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव साइन था, तो वाटर आपके ऐसे आसपास, इस कैटायन के आसपास लग जाते हैं क्योंकि इधर डेल्टा नेगेटिव साइन था, डेल्टा नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे आसपास लग जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनके बीच में ऐसे इंटरेक्शन होने लग जाती है, ऐसे इंटरेक्शन होने लग जाती है ना, और ये आपका क्लस्टर बना लेते हैं, जो इसमें इसी चीज को हम बोलते थे हाइड्रेशन रेडियस, आपको अगर याद हो तो मोबिलिटी में हम बात कर चुके हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड के फर्स्ट लेक्चर में, इसी में 3-4 लेक्चर पीछे। तो ऐसे आपका आसपास वाटर मॉलिक्यूल लग जाते हैं और फाइनली आपका एक क्लस्टर बन जाता है, जिसको ही हम हाइड्रेशन रेडियस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते थे, हाइड्रेशन रेडियस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से उसी में भी होता है Cl नेगेटिव में, एनायन में भी ऐसे ही होता है। एनायन में क्या होता है, बस इस बार एनायन में अब क्या होता है, बस इस बार हाइड्रोजन आपके इस तरफ देख रहे होते हैं, है ना, क्योंकि
हाइड्रोजन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव वाला Cl नेगेटिव के साथ होगा, इसका डेल्टा पॉजिटिव एनायन से इंटरेक्ट करेगा और डेल्टा नेगेटिव कैटायन से, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना। तो H ऐसे ऐसे करके, तो इस पे आपका डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव एंड सो ऑन, ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे है, तो इनके ऐसे इंटरेक्ट कर लेंगे, ये आपका ऐसे ऐसे इंटरेक्ट कर लेंगे इसके साथ, एनायन के साथ, तो ये भी एक क्लस्टर बन जाएगा एनायन का, ये एनायन का हाइड्रेशन रेडियस हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपस में ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, और जब ये इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब इन दोनों वोटर की और आपके कटायंस की, वोटर की कटायंस की, आयंस बोलो कुछ भी बोलो, तो जब वोटर की जब आयन से इंटरेक्शन होगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अरे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इस इंटरेक्शंस के कारण ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज एनर्जी को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इन इंटरैक्शन के कारण ही आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज होने का रीजन क्या है, या हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किस इंटरैक्शन के कारण हो रही है, तो आप बोल सकते हो आयन डाइपल इंटरैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वैसे उस पर, आयन डाइपल इंटरैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, इंटरैक्शन, आयन डाइपल इंटरैक्शन, आयन डाइपल इंटरैक्शन हो रही है इसमें। देखो इधर आपका पास एक आयन है और इधर डाइपल बने हुए हैं ना, डाइपल है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, एक डाइपल है, डाइपल मूवमेंट हम कर चुके हैं। तो ये एक आपके पास डाइपल है, इसके पास डाइपल है, और इधर आपके पास आयन है। तो आयन और डाइपल के बीच में इंटरैक्शन होती है, आयन और डाइपल के बीच में, आयन और डाइपल इंटरैक्शन होती है, तो इसको इसलिए इसको हम आयन डाइपल इंटरैक्शन बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसका कौन सी इंटरैक्शन के कारण हो रही है, तो आप बोल सकते हो आयन डाइपल इंटरैक्शन के कारण। ये तो वैसे बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेनली जेईई एडवांस वगैरह में आ सकता है, क्योंकि थोड़ा अंदर घुस के है क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन तब भी छोटी सी बात है, वैसे कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि एनर्जी रिलीज क्यों होती है, इंटरैक्शन के कारण आपकी एनर्जी रिलीज होती है। चलो ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है उसकी। चलो इसको बना ही रहने दो, अभी थोड़ा काम आ जाएगा, थोड़ा समझने में आपको फैक्टर्स समझने में काम आ जाएगा। तो देखो तो फैक्टर्स लिख रहा हूं, फैक्टर्स ऑन विच आपकी हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड। तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहली बात चार्ज ऑफ आयन की, चार्ज ऑफ आयंस की। आयंस का चार्ज ज्यादा हो, जैसे मान लो सोडियम, इधर पहले सोडियम पॉजिटिव था, तो सोडियम पॉजिटिव की डेल्टा नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन हो रही थी। ठीक है, अब एक केस में मान लो कि अब इधर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, इधर क्या है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो मुझे बताओ कि सोडियम पॉजिटिव के केस में ज्यादा इंटरेक्शन होगी अच्छी कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के केस में? ऑब्वियसली मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के केस में, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन इस केस में ज्यादा होगी क्योंकि चार्ज ज्यादा हो गया। और इस केस में भी देख लो जाइए, इधर मान लो Cl नेगेटिव था, एक बार मान लो आपका H2 नेगेटिव है, H2 नेगेटिव है, तो बताओ Cl नेगेटिव केस में इंटरेक्शन ज्यादा होगी कि H2 नेगेटिव के केस में? H2 नेगेटिव के केस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। तो थर्मल हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयन के, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक बात है। अच्छा, तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन के, साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? देखो जैसे मान लो पहले इधर आपका मान क्या था, सोडियम था, है ना, सोडियम पॉजिटिव था। ठीक है, ये आपका सोडियम पॉजिटिव था, तो एक केस में सोडियम पॉजिटिव है। अब दूसरे केस में मान लो आपका पोटेशियम पॉजिटिव है, दूसरे केस में आपका क्या है, पोटेशियम पॉजिटिव।
पहले केस में आप एक बार सोडियम पॉजिटिव बना लेना, दूसरे केस में आप पोटेशियम पॉजिटिव बना लेना। तो बताओ किस केस में इंटरेक्शन ज्यादा होगी, किस केस में इंटरेक्शन ज्यादा होगी? सोडियम के केस में इंटरेक्शन ज्यादा होगी। क्यों इंटरेक्शन ज्यादा होगी ये भी आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको लैटिस एनर्जी में बता चुका था कि दोनों में देखो सोडियम पॉजिटिव पे भी +1 चार्ज है और पोटेशियम पॉजिटिव पे भी +1 चार्ज है। तो इसमें जो +1 चार्ज है वो कम एरिया में फैला हुआ है, कम एरिया, क्योंकि सोडियम का साइज छोटा होता है पोटेशियम से, सोडियम का साइज छोटा होता है पोटेशियम से और पोटेशियम का साइज बड़ा होता है। तो दोनों में ही +1 चार्ज है, मतलब दोनों में ही +1 चार्ज है। इसमें भी सोडियम पॉजिटिव है, ये आपका पोटेशियम पॉजिटिव है। तो दोनों में चार्ज तो सेम है, लेकिन सोडियम के केस में जो चार्ज है वो काफी कंसंट्रेटेड है और पोटेशियम के केस में चार्ज जो आपका फैला हुआ है काफी जगह पे। तो सोडियम के केस में चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो सोचो जहां चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा अच्छे से, वो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो साइज ऑफ आयन के, तो जहां चार्ज मतलब चार्ज जहां कहां थे हम, मैं भूल गया। अच्छा हाँ, तो जहां आपका साइज छोटा होगा उधर आपकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जहां चार्ज आपका छोटा हुआ, ठीक है, जहां आपका साइज छोटा हुआ, चार्ज दोनों जगह सेम था, साइज आपका छोटा हुआ, साइज छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो गई, या बोलूं चार्ज डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो गई। सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज डेंसिटी बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। तो चार्ज डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो चार्ज डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज हो गई, मतलब चार्ज आपका हाईली कंसंट्रेटेड है, तो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, है ना। मान लो इधर कोई एक ऐसा कटायन रखा है जिसमें चार्ज काफी कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज, और एक बार मैंने एक ऐसा कटायन रखा है जिसमें चार्ज उतना कंसंट्रेटेड नहीं है। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला जो कटायन है वो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, और जो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो साइज ऑफ एन आयंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आयन का साइज जब ज्यादा होगा तो आपकी क्या होगा? आयन का साइज अगर ज्यादा होगा तो आपके थर्मल आपकी चार्ज डेंसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी में बार बार क्यों बोल रहा हूं, चार्ज डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी। जब साइज आपका ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक बात है, मतलब इंटरेक्शन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, चार्ज ऑफ आयन के और साइज ऑफ आयन के। चार्ज ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो आयन से, मतलब वाटर से इंटरेक्ट कर पाएगा। तो जितना ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, जितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी आपकी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। और दूसरा साइज ऑफ आयन के, जितना छोटा साइज होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड चार्ज वाला आपका अगर आयन होगा तो वाटर से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, और जहां ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा उस केस में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, मतलब उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया साइज ऑफ आयन के। ठीक है, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल्स जैसे मान लो ये 3 है आपके पास, ये 3 है, मान लो 3 आयन है आपके पास, है ना, 3 आपके पास आयन्स है। तो इन तीनों की बताओ हाइड्रेशन एनर्जी इनमें से किसकी ज्यादा होगी, आपको ये बताना है। तो देखो, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका साइज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम। ठीक है, जिसका साइज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इसका साइज कम तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। चार्ज तो तीनों में सेम था, तो चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं बताया, साइज के अकॉर्डिंग बता दिया। जिसका साइज कम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, इसका साइज कम है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। और देख लो, लेट्स से आप ले लो O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव ले लो। चलो इन दोनों बात करो। चार्ज ऑफ आयन, चार्ज देखो अलग अलग है, इस पे 2 नेगेटिव, उस पे 3 नेगेटिव। तो जहां चार्ज ज्यादा उधर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो जहां चार्ज ज्यादा उधर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा, सिंपल सा आप देख देख के बता दोगे यार। ठीक है, और देखना चाहो और देख लो। इस केस में बताओ, चार्ज देखो हर जगह सेम है, जहां साइज छोटा उधर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। चार्ज क्योंकि सेम था तो चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं बताया मैंने।
बता पाएंगे। हाइड्रेशन, इसका साइज छोटा है तो इसका साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो। चाहो एक और लिख लो, कैटायन के चार्ज के अकॉर्डिंग भी देख लो जाइए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस केस में भी आप देखोगे चार्ज इसका ज़्यादा है, तो जिसमें जहां चार्ज ज़्यादा उधर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। तो ऐसे आप हाइड्रेशन एनर्जी बता सकते हो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, तो ये बात हो गई यार आपकी हाइड्रेशन एनर्जी की। क्लियर है? चलो अब फाइनली लास्ट बात करते हैं सोलिबिलिटी की। किसकी? सोलिबिलिटी की। लास्ट टॉपिक है जिसमें एक साथ तीनों कंसेप्ट आपके यूज होंगे। अब एक साथ तीनों कंसेप्ट यूज होंगे, देखते हैं। इजीली तरीके से करा दूंगा। आपको कंफ्यूज करते हैं सोलिबिलिटी में काफी चीजें, काफी बुक्स कंफ्यूज करती हैं, कभी कभी टीचर भी कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार बस 15-20 मिनट सुन लो, उसके बाद सोलिबिलिटी का हर एक क्वेश्चन, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, आप सोलिबिलिटी का क्वेश्चन अपने आप ही कर रहे होगे। बस 15 मिनट ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक डालो, हेडिंग सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी। देखो वैसे सोलिबिलिटी होता क्या है? सोलिबिलिटी वैसे आपको नाम से थोड़ा बहुत हिंट में मिल रहा होगा कि कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना घुल जा रहा है उसी को बोलते हैं सोलिबिलिटी। चाहो तो लिख लो, द टेंडेंसी ऑफ सोल्यूट, द टेंडेंसी ऑफ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन solvent is known as solubility, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलिबिलिटी। अच्छा, कि सोल्यूट कितना सॉल्वेंट में घुलने के लिए तैयार है उसको बोलते हैं सोलिबिलिटी। जो सोल्यूट ज्यादा घुलने को तैयार है, जैसे आपको पता है पानी है आपके पास, तो पानी में आप नमक डालते हो तो अपने आप ही घुल जाता है। लेकिन अगर चीनी डाल दो तो चीनी उसको आपको चलाना, अगर आप शुगर डाल दो तो उसको आपको चम्मच से ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, स्टीर करना पड़ता है, तब जाकर घुलती है। मतलब चीनी को घुलना है तो कम ज्यादा टाइम लगता है, नमक जल्दी घुल जाता है, इजिली घुल जाता है। राइट, तो जो जल्दी घुल जा रहा है, नमक ज्यादा जल्दी घुल जा रहा है, तो मतलब उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है। और चीनी ज्यादा टाइम ले रही है घुलने में, इसका मतलब उसकी सोलिबिलिटी कम है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा चलो, अब सोलिबिलिटी आपकी यार 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस पे? 3 फैक्टर्स पे। उन तीनों फैक्टर को लिखते हैं सबसे पहले। देखो 3 फैक्टर कौन से हैं? पहला है आपका जो आपकी सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी को मैं ऐसे अभी डोनेट करूंगा। ठीक है, सोलिबिलिटी जो है वो आपकी पहले डिपेंड करती है आयोनिक कैरेक्टर पे, आयोनिक कैरेक्टर पे। तो सोचो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? देखो पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं आपको, अभी मैं जो सोलिबिलिटी देख रहा हूं ना, मैं सोलवेंट अपना वाटर मान रहा हूं। सोलवेंट अपना क्या मान रहा हूं? वाटर। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, इन जनरल आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में 99.9999% क्वेश्चन में वाटर ही आपका सोलवेंट माना जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं अभी वाटर को अपना सोलवेंट मान के चल रहा हूं, क्योंकि वाटर आपका एक यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। राइट, अच्छा, तो सोलिबिलिटी आपको बताना है, मतलब सोलिबिलिटी इन वाटर बताना है कि वाटर में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो सोलिबिलिटी बताओ आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, आपको ये बताना है। ठीक बात है। देखो इसमें एक रूल है, वैसे तो आपको पता होगा शायद, मैं भी नहीं पता तो अभी मैं आपको बता रहा हूं। नहीं पता होगा भाई, अगर 11th में हो तो नहीं पता होगा। ठीक है, 12th में या ड्रॉप ईयर में तो तब पता होगा थोड़ा बहुत। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये रूल भूलते नहीं है लोग। एक बार अगर आपने सुन लिया तो ये कभी नहीं भूलते आप, बाकी सब भूल जाते हो, ये सब नहीं भूलते। जैसे कुछ चीजें होती है ना, नहीं भूलते हैं। मिटोचॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, कि लाइक के साथ लाइक ही डिसॉल्व होता है, मतलब कि पोलर सोल्यूट के साथ पोलर सोल्यूट के साथ पोलर सोल्यूट के साथ पोलर सोलवेंट ही डिसॉल्व होता है अच्छे से। पोलर सोलवेंट ही अच्छे से डिसॉल्व होता है। और नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर ही अच्छे से डिसॉल्व होता है।
लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर के साथ अच्छे से पोलर ही डिजोल्व होता है, नॉन पोलर के साथ अच्छे नॉन पोलर ही डिजोल्व होता है। जैसे पोलर, देखो कुछ मैं पोलर सोल्वेंट आपको कुछ बता देता हूं। पोलर सोल्वेंट, वैसे तो आपको डाइपोल मूवमेंट किया है तो आपने कोई दिक्कत नहीं आएगी, पोलर नॉन पोलर आपको बताना आसान है। जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 वो नॉन पोलर, जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉन 0 वो आपका पोलर, है ना। जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है वो आपका नॉन पोलर होता है। तो पोलर सोल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो वाटर, HF, H2SO4, ठीक है, H2SO4, HNO3, H2O2, ये सारे आपके एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या है, पोलर सॉल्वेंट्स हैं, है ना। ये सारे आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 हो, जैसे CCl4, है ना। CCl4 का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। ये सब यार मुझे ना कहो कि ये सब मैं बताऊं, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट 0 होता है क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसके चारों डाइपोल आपस में कैंसिल कर देते हैं, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। तो ये नॉन पोलर है। CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, है ना, बेंजीन C6H6, बेंजीन भी आपका सिमेट्रिकल होता है ना, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका भी डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब आपके क्या है, नॉन पोलर सोल्वेंट है, ठीक बात है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि पोलर सोल्वेंट में पोलर सोल्यूट ही अच्छे से ज्यादा डिसॉल्व होता है। पोलर सोल्वेंट में पोलर सोल्यूट ही ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होता है। जैसे कि अगर आपके पास, जैसे अब देखो, आपको पता है कि जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, और एक होता है आपके पास कोवलेंट कंपाउंड। इस पूरे चैप्टर में हमने ये दो चीजों के बारे में बात की है। दो कंपाउंड हमने देखे हैं मैक्सिमम, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। एक चैप्टर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए दो कंपाउंड होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड, एक कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपका पोलर होता है ना। आयनिक कंपाउंड में पोल्स होते हैं क्योंकि कटायन होता है, एनायन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, और पोल्स होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड ज्यादा पोलर होता है और कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा पोलर नहीं होता है, इसलिए नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर होता है। आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड इन जनरल नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। मतलब कि नॉन पोलर का मतलब कि कम पोलर होते हैं। नॉन पोलर तो हो सकते हैं लेकिन कम पोलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आयनिक कंपाउंड अगर पोलर होते हैं तो मतलब अगर आयनिक कंपाउंड को पानी में घुलना है, आयनिक कंपाउंड को किसी चीज में घुलना है तो किस में घुलेंगे, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में इजीली घुलेंगे। मतलब आयनिक कंपाउंड क्योंकि पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाएंगे। मतलब अगर आप इधर आपके पास पानी है, पानी में अगर आप नमक डाल दो तो नमक अच्छे से घुल जाएगा। या पानी की जगह अगर HF ले लो तो HF में भी नमक अच्छे से घुल जाएगा, H2SO में भी नमक अच्छे से घुल जाएगा, HNO3 में भी नमक अच्छे से घुल जाएगा, H2O2 में भी नमक अच्छे से घुल जाएगा, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी आपके पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक हो जाएगा। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड को मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालूं तो उतना अच्छे से नहीं घुलेंगे, है ना। जैसे मैं CCl4 में डाल दूं, इधर आपका अगर मैं CCl4 है, इसमें अगर मैं NaCl डाल दूं तो उतना अच्छे से नहीं घुल पाएंगे, थोड़ा बहुत घुल सकते हैं, उतना अच्छे से नहीं घुल पाएंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर डालोगे तो अच्छे से नहीं घुल पाएंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक बात है, क्लियर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड ज्यादा अच्छे से घुल पा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में, और अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं वाटर के केस की लेके, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड आपके पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जहां आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उधर आपकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी वाटर में। सिंपल सी बात है, जहां आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उधर वाटर में सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होता है, तो जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है,
ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि सोलिबिलिटी जो है, अब लिख सकते हो आप कि सोलिबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनिक कैरेक्टर की। सोलिबिलिटी जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहूं तो मैं सीधा लिखा देता आपको बिना कुछ एक्सप्लेन किए, तो आपको रटना पड़ता, ऐसे बिना रटे करना है, और रट के जाओगे तो कभी भी केमिस्ट्री में आपके नंबर नहीं आएंगे, पहले बता रहा हूं। इतना जो मैं टाइम दे रहा हूं समझाने में, तो इसको दिमाग में डाल के समझना शुरू करो, ठीक है। ये नहीं कि बाद में पहले समझा, बाद में हम सब कुछ भूल गए, बस इसी को याद रख लिया, नहीं, इसको याद रखना है, उससे हर बार क्वेश्चन में अपने आप निकालनी है चीजें। आप क्या करते हो, जब मैंने आपको कंसेप्ट कराया, कंसेप्ट आपने सीख लिया, कंसेप्ट सीख लिया, जब मैंने फिर आगे ये लिखाता हूं, फिर आप पूरा भूल जाते हो कंसेप्ट को, बस इसी को याद रखते हो, फिर रटते रहते हो इसको। ऐसे नहीं होती है केमिस्ट्री, आप इसको दिमाग में रखो, उससे ये चीजें अपने आप ही आ जाएंगी, तभी को आपको, नहीं तो बार बार आप रिवाइज करते रहोगे, बार बार भूलते रहोगे। लेकिन अगर ये चीज कंसेप्ट है, भूलते नहीं है, एक बार समझ लिया फिर नहीं भूलते, ये चीज भूल जाओगे अगर मैं ऐसे लिख दूंगा। इसको याद रखोगे तो ये चीजें अपने आप ही आ जाएंगी, ये चीजें मैंने इससे ही तो निकाली है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवलेंट कैरेक्टर के या पोलराइजेशन के, ठीक है। तो ये आपकी पूरी राम कहानी हो गई पहले फैक्टर की, ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज जो मैंने 99.9999% बोला था, जो 0.001% क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है कि मान लो आपको सोलिबिलिटी पूछी वाटर की जगह किसी पोलर सॉल्वेंट में, सॉरी नॉन पोलर में, ये तो पोलर है, ये तो आपका पोलर है ना। तो सोलिबिलिटी अभी हमें सोलिबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं ना, सोलिबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं। अगर लेकिन आपसे सोलिबिलिटी मान लो किसी और नॉन पोलर में पूछे, जैसे मान लो सोलिबिलिटी इन CCl4 पूछे कि CCl4 में बताओ किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, तो CCl4 तो आपका नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के अंदर तो नॉन पोलर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगा, मतलब कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगा। तो जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, देखो ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर इजिली डिसॉल्व हो पाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ओके ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो मतलब नॉन पोलर में नॉन पोलर ही इजिली डिसॉल्व हो पाएगा, मतलब कि जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी नॉन पोलर में। तो सोलिबिलिटी ना नॉन पोलर के केस में तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर के आ जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि उस केस में हमने पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो उसमें ए अलाउड आ जाएगा, जो कि हालांकि आता नहीं है इतना जनरल, लेकिन अगर आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी लेकिन अगर आपको इन जनरल सॉल्वेंट आपको वाटर ही बोला होता है, और अगर कुछ भी नहीं बोला तब भी आपको वाटर ही मान के रखना है, पानी ही आपका सॉल्वेंट है, जल है तो कल है ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई, पहला आपका फैक्टर हमने लिख दिया कि सोलिबिलिटी आपकी डिपेंड करती है किस पे, आयनिक कैरेक्टर पे या कोवलेंट कैरेक्टर पे। एक ही बात बोल दो, आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि सोलिबिलिटी पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला तो इस पे फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा सोलिबिलिटी आपकी लैटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। सोचो लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो एक जगह लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब कटायन और अनायन के बीच में फोर्स और इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब उनको तोड़ना मुश्किल है। तो कटायन और अनायन के बीच में अगर फोर्स और इंटरेक्शन ज्यादा है तो उनकी सोलिबिलिटी कम होगी, पानी में अच्छे से घुलेंगे नहीं, क्योंकि कटायन और अनायन अलग होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी और पानी में अच्छे से घुलेंगे नहीं, मतलब उनकी सोलिबिलिटी कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सोलिबिलिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैटिस एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैटिस एनर्जी के। तीसरी चीज, सोलिबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है। जिस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या, कि पानी में अच्छे से घुल पा रहे हैं, मतलब जो आपके कटायन और अनायन बने हैं
वो वोटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो वोटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं मतलब ज्यादा अच्छे से घुल पा रहे हैं। तो ज्यादा अच्छे से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी मतलब क्या होगी, आपकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक बात है, सिंपल से है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो सारी चीजें। मैं कुछ रट के थोड़ा आया हूं और रट पाता भी नहीं हूं मैं, बस सोचना होता है, स्टोरी बनानी होती है, सोचना होता है कि आप कंसेप्ट लग रहे होंगे, ऐसे जादू में थोड़ा आगे होंगे ये चीजें। ठीक है, तो सोलिबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के। ठीक है, अच्छा, तो सोलिबिलिटी यानी इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। किस पे? एक पोलराइजेशन पे, और एक लैटिस एनर्जी पे, और एक हाइड्रेशन एनर्जी पे। ये तीन फैक्टर है। अब बस बात इतनी सी रहती है कि कौन सा फैक्टर किन टाइप के क्वेश्चन में लगाना है, बस ये बात रहती है। तो देखो, ए जो फैक्टर है आपको ए कहां लगाना है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, एंड बेरिलियम के हैलाइड्स में। अभी हम देखेंगे, अभी बस आप लिखते चलो। अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड जो है वो पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है या डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, मतलब पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है मतलब क्या, जैसे मान लो PbF2 है ना, PbCl2 है ना, लेड है। ठीक है, तो ये आपके 14th ग्रुप में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, कार्बन वाले ग्रुप में, है ना। कहे सीता गीता सुनो प्रभु, ठीक है, कहे सीता गीता सुनो प्रभु लिख लेना बीच में ना, कहे सीता गीता जी बीच में रह गया है तो लिख लेना। ठीक है, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, तो आपका लाइट इधर बीच में ही आता है, मतलब पी ब्लॉक का ही पार्ट है। तो ये पी ब्लॉक के कंपाउंड है। मतलब कैसे बताएंगे कि कोई कंपाउंड पी ब्लॉक का है कि एस ब्लॉक का है। अब बस कटायन को देखो, क्या देखना है आपको, कटायन को। जैसे PbF2 है और इस केस में मान लो NaCl है, तो एनायन को देख के नहीं बताना है, कटायन को देखो। कटायन इधर क्या है, Pb2 पॉजिटिव, कटायन है इधर Pb2 पॉजिटिव, और इस केस में कटायन क्या है, Na पॉजिटिव। इस केस में कटायन है आपका Na पॉजिटिव। तो कटायन को देख के आपको बताना है। तो एक कटायन आपका कहां आता है, एस ब्लॉक में, है ना। ये आपका एस ब्लॉक में आता है सोडियम। तो ये आपका ए जो आपका आयनिक कंपाउंड है इस एस ब्लॉक का है, और ए इस केस में आपका कटायन कहां है, पी ब्लॉक में। कटायन आपका पी ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक में है। तो बस कटायन को देख के आपको बताना है कि ये एस ब्लॉक का आयनिक कंपाउंड है कि पी ब्लॉक का है। जब कटायन आपका एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा हो तो एस ब्लॉक वाला आयनिक कंपाउंड है, जब कटायन आपका पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा हो तो पी ब्लॉक वाला आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपके पी ब्लॉक, अगर पी ब्लॉक वाले आयनिक कंपाउंड हो, डी ब्लॉक वाले आयनिक कंपाउंड हो, और बेरिलियम के हैलाइड हो, अभी हम देखेंगे। ठीक है, और बेरिलियम के हैलाइड हो, तो उस केस में आपको एक कंसेप्ट लगाना है, उस केस में आपको एक कंसेप्ट लगाना है। अभी बस लिखते चलो, एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगा तो सब चमक जाएगा कि अच्छा क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी कर दिया है, बहुत इजी, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। उसके बाद सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक का काम खत्म हो गया, बचा कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो आपका नीचे रेडियो एक्टिव वाले सब्सटेंस आ जाते हैं, उसकी हम बात भी नहीं करते, आपके सिलेबस में भी पिद्दू सा है। ठीक है, तो पी ब्लॉक हो गया खत्म, डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक बचा। तो जो ए दो फैक्टर हैं, ए दो फैक्टर आपके एस ब्लॉक में ही लगते हैं, ए दो फैक्टर आपके एस ब्लॉक में लगते हैं। बस उसको देखते हैं। देखो, लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर कब लगता है, जब कॉमन आयन जो है वो स्मॉल हो, जब कॉमन आयन जो है वो स्मॉल हो। अभी लिखते जाओ, पहले लिख लो एक बार। कॉमन आयन आपका स्मॉल हो, जैसे मान लो फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकंड ए ग्रुप है, मतलब पहला ग्रुप है एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप, एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप, है ना। ए वाला तो पहले वाला पी ब्लॉक में लगता है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। ठीक है, ए दो आपके एस ब्लॉक में लगेंगे, ए कहां लगेंगे, एस ब्लॉक में। ए दो फैक्टर आपके एस ब्लॉक में लगेंगे। तो अगर पी ब्लॉक या डी ब्लॉक का क्वेश्चन आए तो सिंपली इसको देख के मार दो क्वेश्चन सही। अभी हम देखेंगे, है ना। और अगर आपका एस ब्लॉक का है तो मैं दो बता रहा हूं कि कब आपको ये लगाना है, कब आपको ये लगाना है। तो अगर आपका कॉमन आयन स्मॉल हो, अभी समझोगे कि कॉमन आयन स्मॉल का मतलब क्या है, अभी समझोगे, बस अभी लिखते जाओ, जितना समझ आ रहा है लिखते जाओ। कॉमन आयन अगर स्मॉल हो, मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप मतलब एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है। ठीक है, तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के लिए कौन से आयन स्मॉल होते हैं उसको मैं लिख रहा हूं अभी। ठीक है, अभी बस लिख लो, आप ऐसा करो, लिखो। अभी इतना अभी समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन देखेंगे तब चमकेगा, तब बहुत इजी लगेगा कि अच्छा ही था।
CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। चलो ब्रैकेट में ना कुछ कटायंस भी लिख लो, ब्रैकेट में कुछ कटायन भी लिख लो, जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड ऑल अल्कलाइन, या ऑल जगह कम है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सेकंड ऑल सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स, सेकंड ए ग्रुप के मेंबर, या ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल लिख लेना आप, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल को बोलते हैं सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप को ये अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, पहले ग्रुप को अल्कली मेटल्स बोलते हैं। बेसिक सी बात है ना, पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, अभी बस लिख लो ये, है ना, अभी बस लिख लो, मतलब कि फर्स्ट जो आपका एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसके लिए ए आयंस आपके जो आयंस हैं छोटे दिखते हैं, ए आयंस उनके लिए छोटे हैं। अभी समझोगे छोटे हैं मतलब क्या हुआ उसका समझोगे। और सेकंड ए के लिए आपके कौन से आयन छोटे होते हैं, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव, बस यही छोटे होते हैं। ठीक है, पहले अभी लिख लो इसको। अब इसके लिए देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट कब लगाना है आपको, जब आपका कॉमन आयन लार्ज हो, कॉमन आयन लार्ज हो तब आपको हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, अच्छा कॉमन आयन लार्ज मतलब क्या, कॉमन आयन लार्ज का मतलब क्या देखते हैं। इसमें भी वही लिख लो, फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट बी ग्रुप। ठीक है, कौन से कॉमन आयन इसके लिए लार्ज होंगे, तो बस Cl नेगेटिव, Bl नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। और चाहो तो कुछ कटायंस भी लिख लो, कटायंस इधर लिथियम सोडियम इधर आ गए थे तो आपके रुबिडियम सीजियम और पोटेशियम, रुबिडियम सीजियम और पोटेशियम, पोटेशियम हालांकि पहले लिखना चाहिए था, पोटेशियम पहले लिख देना फिर रुबिडियम सीजियम लिखना। ठीक है, ये आपके लार्ज कटायंस हैं, ये आपके लार्ज आयंस और कटायंस हैं। और सेकंड बी के लिए लिखते हैं, सेकंड बी के लिए अभी लिखते जाना, बस मैं बोल रहा हूं अभी लिखते जाना, अभी मे भी आपको कुछ भी ना समझ आए, 0% समझ आए, बस लिख लेना एक बार, फिर मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और लार्ज कौन से हैं, तो बस इसको देखो, ओ नेगेटिव इसमें है तो बाकी सब इसमें आ जाएंगे। Cl नेगेटिव फ्लोरीन उधर है, बाकी सब जो Br नेगेटिव फ्लोरीन क्लोरीन ये सब आपके इधर आ जाएंगे। और आपका CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CClO4 नेगेटिव, ये सारे आपके सेकंड बी ग्रुप के लार्ज आपके क्या है, कटायन है। ठीक है, लार्ज आपके आयंस है मतलब। अच्छा तो पहले इतना लिख लो, ठीक है, इतना लिख लो। मैंने अभी क्या बताया कि सोलिबिलिटी आपकी, फिर से बता रहा हूं एक बार, सोलिबिलिटी आपके 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक आपका पोलराइजेशन पे, सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, और दूसरा सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी के है, और सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी के। 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक पोलराइजेशन, एक लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। वो हमने लिख लिया। ए वाला कंसेप्ट आपको कब लगाना है, जब पी ब्लॉक या डी ब्लॉक के आपके आयनिक कंपाउंड है, या बेरिलियम के हैलाइड हो, या आपके बेरिलियम के हैलाइड हो, है ना, बेरिलियम के हैलाइड हो। उसके बाद तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक खत्म हो गया, अब बचा आपके पास एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के लिए आपको ए 2 फैक्टर्स लगाने हैं, या लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग, हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर कब लगाना है, जब आपका कॉमन आयन स्मॉल हो। कॉमन आयन स्मॉल कौन से होंगे, ए आपके कॉमन आयन स्मॉल होंगे और एक कॉमन आयन आपके बड़े होंगे। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के लिए ए वाले कॉमन आयन छोटे होंगे, सेकेंड ए ग्रुप के लिए ए वाले आयन छोटे होंगे। और जब कॉमन आयन लार्ज हो तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है, हाइड्रेशन एनर्जी का। और उस हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है तो फर्स्ट ग्रुप के लिए कौन से आयन लार्ज होंगे, तो ए आयन लार्ज होंगे, और ए आयन लार्ज होंगे। और सेकंड बी ग्रुप के लिए कौन से आयन लार्ज होंगे, ए वाले आयंस लार्ज होंगे। अभी मैंने बस इतना बताया है, अभी इसको कैसे अप्लाई करना है अब देखते हैं। ठीक है, तीनों देखो, अब क्वेश्चन करना शुरू करो। क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो एक एक करके सब समझ जाओगे। अभी 10-12 क्वेश्चन करा दूंगा तो सब समझ जाओगे, एक बार में सब खत्म कर दूंगा यार आज।
देखो मान लो ये आपको आया, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि सोलिबिलिटी बताओ कि किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, किसकी सोलिबिलिटी कम है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो आप यही चेक करो कि यार पी ब्लॉक या डी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक का आयनिक कंपाउंड है कि एस ब्लॉक का। सबसे पहला काम तो यही करोगे ना, तो उस अकॉर्डिंग बता पाएगा। अगर पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, फिर तो आप पहले से ही बता दोगे। अगर एस ब्लॉक का है, फिर इन दोनों में से सोचोगे कौन सा लगाएं। पहले देखो क्या पी ब्लॉक का है क्योंकि एस ब्लॉक का है, तो पहली बात तो एस ब्लॉक का है ना, क्योंकि लिथियम इधर कटायन क्या आपका लिथियम पॉजिटिव, कटायन के अकॉर्डिंग ही बताओगे। इधर लिथियम पॉजिटिव है, इधर सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। तो आपका जो कटायन है वो एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, मतलब एस ब्लॉक वाले फैक्टर लगेंगे। ठीक बात है। अच्छा अब देखना है, देखो अब आपका जो कटायन है, आपके जो कटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये सारे कटायन आपके फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक बात है। और फर्स्ट ग्रुप के लिए कौन से कटायन स्मॉलर है, कौन से कटायन बिगर है, लार्जर है, उसको मैंने लिखा हुआ है। तो देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए कौन सा कटायन छोटा है, एफ नेगेटिव छोटा है। ठीक है, एफ नेगेटिव छोटा है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के लिए एफ नेगेटिव जो आपका अनायन है वो छोटा है। तो मतलब जब कॉमन आयन स्मॉल वाला केस आ गया, कॉमन आयन स्मॉल वाला केस आ गया। देखो यार फर्स्ट ए ग्रुप के लिए ए आयंस छोटे हैं और फर्स्ट ए ग्रुप के लिए ए आयंस बड़े हैं। सेकंड ए ग्रुप के लिए ए आयंस छोटे हैं, सेकंड बी ग्रुप के लिए ए आयंस बड़े हैं। सिंपल सी बात इतनी है। तो देखो ये आपका एस ब्लॉक था, तो एस ब्लॉक के लिए आपके जो एनायन है, एनायन आपका क्या है इस केस में, एफ नेगेटिव है ना, एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव। कॉमन आयन क्या है, एफ नेगेटिव। सारे में कॉमन क्या है, एफ नेगेटिव ही कॉमन है, एफ नेगेटिव सब में कॉमन है। तो कॉमन आयन जो है वो क्या है, एफ नेगेटिव। तो एफ नेगेटिव एक छोटा आयन है फर्स्ट ग्रुप के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए छोटा आयन है, मतलब स्मॉल, कॉमन आयन स्मॉल है, जो इन सब में आयन कॉमन है वो स्मॉल है। ठीक है, तो कॉमन आयन स्मॉल होगा तो आपका क्या होगा, डायरेक्टली सोलिबिलिटी उस केस में, उसमें आप मतलब जब कॉमन आयन स्मॉल होगा तो उस केस में आप लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाओगे। मतलब सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। अब बस लैटिस एनर्जी देख लो, लैटिस एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो इधर आपका चार्ज तो सेम ही है हर जगह, कटायन का चार्ज इधर सेम ही, इधर भी प्लस वन है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो चार्ज तो सेम है। अब चार्ज सेम है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देख लो, जहां साइज छोटा, जहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, उधर आपकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो जिसका साइज छोटा होगा, इसका साइज छोटा है, तो इधर आपकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी कम। इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसकी लैटिस एनर्जी निकाल लो, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी कम। तो मतलब ए वाला ऐसे चलेगा, ए आपका आ जाएगा सोलिबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो समझ आया? बस एक बार समझ आ गया तो काम खत्म। पहला क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, पहली बात हमने देखा कि एस ब्लॉक का आयनिक कंपाउंड था, तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि पहला वाला फैक्टर नहीं लगेगा, इन दोनों में से ही लगेगा कोई। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि कॉमन आयन स्मॉल है कि बड़ा है। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉमन आयन आपका स्मॉल है। कॉमन आयन फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स थे, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, है ना, फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर है, तो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर के लिए ए आयंस आपके छोटे थे, फर्स्ट ए ग्रुप के लिए ए आयंस आपके छोटे थे, तो ये आपका आयन एफ नेगेटिव ही है, तो आयन आपका एफ नेगेटिव छोटे में आ रहा है फर्स्ट ग्रुप के लिए, हाँ तो छोटे में आ रहा है। तो कॉमन आयन आपका स्मॉल है, ये जितने भी आपके कॉमन आयंस हैं स्मॉल हैं, है ना, कॉमन आयन स्मॉल है। तो जब कॉमन आयन स्मॉल होगा तो उस केस में हम लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे, तो सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। अब आपको पता है कि लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम, तो ए आपका ऑर्डर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है? अभी हम आगे 10-12 क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा, आगे अब हलवा है। ठीक है, देखते जाओ, बस देखते जाओ। ठीक है, पहला ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लेट्स से अभी हम क्या किस पे ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं अभी, और है ना, इस पे और ले लेते हैं। चलो चलो भाई बताओ, इसमें आपको बताना है सोलिबिलिटी का ऑर्डर। तो देखो फिर से भी बात है, कॉमन आयन क्या है आपका, कार्बोनेट। कार्बोनेट आपका कॉमन आयन है। कटायन आपके क्या है, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव,
रुबिडियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव, ये आपके कटायन है। ठीक है, कॉमन आयन आपका क्या है, कॉमन एनायन आपका क्या है, कॉमन एनायन आपका है कार्बोनेट, कार्बोनेट आपका कॉमन आयन है। और एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक है तो मतलब ये वाला चीज तो नहीं लगेगी, मतलब पी वाला नहीं लगेगा, इन दोनों में से कोई लगेगा। अब इन दोनों में से भी कौन सा लगाओगे, तो बस देखो कॉमन आयन देखो, तो कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन आयन इधर आपका कार्बोनेट है CO3। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या CO3 लार्ज आयन है कि स्मॉल आयन है, तो आप देख रहे हो स्मॉल आयन है। फर्स्ट ग्रुप के लिए CO3 नेगेटिव स्मॉल आयन है, तो CO3 2 नेगेटिव आपका स्मॉल आयन है। तो स्मॉल आयन है तो मतलब ये वाला लगेगा, कॉमन आयन स्मॉल है, कॉमन आयन स्मॉल होगा तो लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट लगेगा, मतलब जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी कम। तो आपको पता है कि इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसकी सोलिबिलिटी कम होगी। तो मतलब ऐसे आपका आ जाएगा, ऐसे आपका आ जाएगा, दैट सिंपल। ठीक है, इसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सोलिबिलिटी आपकी कम, सोलिबिलिटी आपकी कम। ठीक बात है, तो अब तो ऐसे आप निकालते जाओगे। आगे देखते हैं, 10-12 क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, किसी में कुछ फैक्टर लग रहा होगा, किसी में कुछ लग रहा होगा, उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब चलो ले लेता हूं मैं, चलो मान लो ये है। अब इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो कॉमन है, पहले बात तो देखो क्या एस ब्लॉक के हैं कि पी ब्लॉक के हैं, पहले आपको ये देखना है। एस ब्लॉक के हैं क्योंकि कटायन क्या है, बेरियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव। कटायन आपका क्या है, बेरियम 2 पॉजिटिव। तो कटायन के अकॉर्डिंग आप बताते थे कि एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है, तो कटायन आपका एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का कटायन है, मतलब एस ब्लॉक वाली चीज लगेगी, इन दोनों में से कोई लगेगा। अब देखते हैं कौन सा लगेगा। तो देखो देखो कॉमन आयन कौन सा है इनमें से, कॉमन आयन आपका कटायन ही है इस बार, कॉमन आयन आपका क्या कटायन है। आयन तो आपका अलग अलग होगा ना, F2Cl2 Br2, तो कॉमन देखो क्या है, कॉमन इस बार कटायन कॉमन है। पहले आपके आयन कॉमन आ रहे थे, इस बार आपका कटायन कॉमन आया, तो कटायन कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कटायन कॉमन है। तो बस देख लो कॉमन आयन देख लो, स्मॉल है कि बड़ा है, कौन से आपके कॉमन आयन जो है स्मॉल है, कौन से बड़े हैं आपको देखना है। तो कॉमन आयन देखो क्या है आपका, बेरियम 2 पॉजिटिव। बेरियम 2 पॉजिटिव कहां आता है, बेरियम 2 पॉजिटिव आता है सेकंड ग्रुप में नीचे, एस ब्लॉक में नीचे आता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके क्या है, स्मॉल होते हैं, कॉमन आयन स्मॉल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल स्मॉल होते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या आता है, सेकंड ग्रुप में आपका क्या क्या आता है, आपका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, है ना, लास्ट में रेडियम, ये आपके आते हैं सेकंड ग्रुप में। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप के जो कटायंस हैं वो आपके स्मॉल कटायंस हैं, वो आपके स्मॉल कटायंस हैं। तो स्मॉल कटायंस होंगे तो ये स्मॉल, मतलब ये स्मॉल, कॉमन आयन स्मॉल है, कॉमन आयन स्मॉल है हमारा, क्लियर है। पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, एस ब्लॉक आपका, पहली बात तो ये पी ब्लॉक के नहीं, एस ब्लॉक के आयनिक कंपाउंड है, तो पहला तो चीज तो खत्म हो गया। अब रह गया कि एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक में दो चीजें हैं कि ए वाला लगाऊं कि ए वाला लगाऊं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, उल्टा ही आएगा, जस्ट बिल्कुल, ठीक है, उल्टा ही आएगा। अब सोच के देख लेना, ठीक है, वैसे भी आप सोच पा रहे होंगे। तो अब कौन सा लगाऊं, ए लगाऊं कि ए लगाऊं, क्योंकि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना। अरे यार, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी मतलब जल्दी टूट जा रहा है, तो जो जल्दी टूट जा रहा है उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है, उल्टा ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कौन सा लगाऊं, तो बस आपको ये देखना होगा कॉमन आयन देखो, कॉमन आयन छोटा है कि कॉमन आयन बड़ा है। तो कॉमन आयन इस केस में क्या है आपका, इस केस में आपका कटायन कॉमन है, तो देखो कटायन आपका छोटा है कि बड़ा है, तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो आपके स्मॉल कटायन है, वो आपके, उनको हम स्मॉल कटायन बोलते हैं। तो जो कॉमन आयन है वो आपका स्मॉल है, मतलब लैटिस एनर्जी वाला ही कंसेप्ट लगेगा कि जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी कम। तो लैटिस एनर्जी देखो किसकी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इसकी, है ना, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि F नेगेटिव इस केस में क्या है आपका, F नेगेटिव, इस केस में आपका Cl नेगेटिव है, इस केस में आपका Br नेगेटिव और इस केस में आपका I नेगेटिव। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के। चार्ज तो अभी आयन में सेम ही है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जहां डिस्टेंस कम
जहां साइज कम उधर लैटिस एनर्जी ज्यादा, उधर लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो इस केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन नेगेटिव का साइज कम है, Br नेगेटिव, I नेगेटिव का साइज ज्यादा है। तो जहां साइज कम उधर लैटिस एनर्जी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जहां साइज कम उधर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसकी अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, तो इसकी सोलिबिलिटी कम होगी, तो इसकी सोलिबिलिटी कम होगी। तो ऐसे आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक बात है। तो ये मैंने आपको बता दी है कुछ यार एग्जांपल, कि पहले आपको ये अलग कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि कॉमन एंड स्मॉल आप कैसे ढूंढ पाओगे। बस आपको बस ढूंढना ही है कि इन तीनों में से कौन सा फैक्टर लगाऊं, और वो ढूंढना बस मैं आपको सिखा रहा हूं। काम तो कर दिया, बस अब मैं आपको ढूंढना सिखा रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि इनमें से कौन सा आप लगाओगे। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो। पहले कॉमन एनायन स्मॉल था, तब भी हमने लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर लगा दिया कि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा थी तो इसकी सोलिबिलिटी कम होगी। ऐसे सेम इसमें इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सोलिबिलिटी कम होगी। ऐसे इस केस में बस क्या था कि कॉमन कटायन था, कॉमन आयन जो था कैटायन था। तो ऑल जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो आपके स्मॉल आयंस ही होते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके स्मॉल आयंस होते हैं, तो इस करके इसका कॉमन कैटायन लगाया। ठीक है, कॉमन आयन स्मॉल वाला कंसेप्ट लगाया, मतलब लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाया, और सोलिबिलिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। ठीक है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब सोलिबिलिटी कम। ठीक है, तो ये आपके देख लिए हमने कुछ एग्जांपल्स। आगे और देखते हैं कुछ अलग तरीके के। तो आगे देखते हैं, लेट से थोड़े बिगर ले लेते हैं। चलो, LiClO4 NaClO4 चलो एक 4 ही ले रहा हूं मैं। ठीक है, इनमें आपको बताना है, इनमें आप बताओ। चलो पहले मैं लिखता हूं, आप बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, A5 है, A6 है। ठीक है, मैं आगे भी 3 लिख रहा हूं, आप तीनों एक साथ करेंगे, टाइम कम है ना अपने पास। लिथियम टाइम तो वैसे बहुत है, आपको ये बाद में देखने में आलस आता है ना कि ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई, मैं तो बनाता ही रहूं। हालांकि मैं टाइम का कभी सोचता नहीं हूं, जितना मर्जी टाइम हो मुझे कराना तो पूरा ही है। मैं कभी कोई चीज छोड़ के नहीं कराऊंगा कि बिना कंसेप्ट कराए आपको करा दूं। उस चक्कर में मैं टाइम कभी देखता नहीं हूं कि छोटी बन रही है वीडियो की बड़ी बन रही है। ये तो हमने चलो ले चुके थे। ये तो हम लिथियम के कार्बोनेट तो हम पहले ले चुके थे ना। ए मान लो ए है, इन दोनों को सोल्व करो तब तक, और मैं कोई 1-2 क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। एक हम ले लेते हैं, चलो। चलो इन तीनों को बताओ क्या लगा है इसका। देखो पहली बात तो एस ब्लॉक का आपका कंपाउंड है कि आपका पी ब्लॉक का है, सबसे पहले तो ये सोचना है। तो देखो कैटायन, देखो बस इधर आपका लिथियम पॉजिटिव कैटायन है, इधर आपका लिथियम पॉजिटिव कैटायन, इधर सोडियम पॉजिटिव, इधर पोटेशियम पॉजिटिव, इधर आपका रुबिडियम पॉजिटिव। तो एस ब्लॉक के कैटायन है तो मतलब एस ब्लॉक का पार्ट है, मतलब इन दोनों में से कोई चीज लग रही होगी, इन दोनों में से कोई चीज लग रही होगी। अब बस ये देखना कि कॉमन आयन स्मॉल है, कॉमन आयन स्मॉल है कि कॉमन आयन लार्ज है, बस अब इतना देखना रहता है। तो बस देखो कॉमन आयन क्या है इनमें, कॉमन आयन एनायनिक पार्ट आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन आयन है। ठीक है, ये आपका कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन देखो छोटा है कि बड़ा है। देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के लिए कौन से आयन छोटे हैं, कौन से आयन बड़े हैं, आपके सामने दिख रहा है। तो ClO4 नेगेटिव बड़ा है, ClO4 नेगेटिव फर्स्ट ग्रुप के लिए ClO4 नेगेटिव जो ग्रुप है अनायन है वो बड़ा है। तो मतलब इस बार कॉमन आयन लार्ज हुआ, इस बार क्या हुआ, कॉमन आयन लार्ज। और फर्स्ट ग्रुप के लिए ClO4 नेगेटिव बड़ा आपका आयन है, तो कॉमन आयन जो इस बार आपका है वो लार्ज है। तो कॉमन आयन अगर लार्ज होगा तो अब हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट। हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होता है, अभी करा के हटा हूं। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ आयन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन के।
राइट। तो लिख लो चाहो वापस, अभी लिखा के हटाऊं, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। ये आपको अभी पीछे लिखा के हटाऊं मैं। तो देखो बस, तो कॉमन आयन से हमने बता दिया कि ये वाला फैक्टर लगेगा हाइड्रेशन एनर्जी वाला। तो बस देख लो, इधर लिथियम पॉजिटिव है, इधर सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबिडियम। तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। स्मॉल द साइज, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो इसका साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा, उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा। तो ए वाला आपका लग जाएगा, ए वाला लग जाएगा आपका। बोलो बात ठीक है? जिसकी सोलिबिलिटी ज्यादा उसकी जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि कॉमन आयन जो है आपका लार्ज है। कॉमन आयन लार्ज है एस ब्लॉक के लिए, एस फर्स्ट ग्रुप के लिए ए वाला जो आयन है आपका लार्ज है। तो जब कॉमन आयन लार्ज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोलिबिलिटी के, तो इसलिए आपका ये चीज आ गई। ठीक बात है, क्लियर है? चलो ठीक है। इसमें देखो बेरिलियम कार्बोनेट, तो ये आपका कॉमन आयन है। पहली बात तो एस ब्लॉक के हैं तो यार लगेगा नहीं, अभी एस ब्लॉक का नहीं चल रहा है, एस ब्लॉक के कंपाउंड है। तो कॉमन आयन आपका क्या है? सेकंड ग्रुप के लिए देखो क्या कार्बोनेट बड़ा आयन है कि छोटा आयन है? सेकंड ग्रुप के लिए कार्बोनेट आपका बड़ा आयन है। मुझे तो याद है, मैं बस आपके लिए ढूंढ के दिखा रहा हूं कि आपको अच्छा लगे। ठीक है कि सेकंड ग्रुप के लिए आपका कार्बोनेट जो है वो बड़ा आयन है। ठीक है, बड़ा है तो कॉमन आयन लार्ज हो तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो सोलिबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इधर आपका बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, इधर कटायन छोटा है, इधर आपका कटायन बड़ा है। कटायन का साइज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम। ठीक है, कटायन का साइज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो इसका इधर कटायन का साइज छोटा है, जहां कटायन का साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे सेम इसमें भी आ जाएगा, ऐसे सेम इसमें भी आ जाएगा, है ना। कॉमन आयन जो आपका है, कॉमन आयन जो है आपका बड़ा है, SO4 नेगेटिव बड़ा है सेकंड बी ग्रुप के लिए। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे। छोटा आयन आपका अनायन, कटायन छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, कटायन छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा। तो ये इस केस में भी ये आ जाएगा। ठीक बात है? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हमने बात देख ली इसकी। अच्छा, और देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन। लेट्स से क्वेश्चन 7 ले लेते हैं हम ले लेते हैं, क्या रह गया, कुछ नवा टाइप का क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। चलो ओके, चलो ये बताओ, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, जो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब ये क्या गंदे थे? नहीं गंदे नहीं थे, मतलब टफ भी नहीं, अच्छे होंगे, बस ज्यादा कंसेप्ट लग रहे होंगे, टफ उफ नहीं है कुछ। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन करो भैया। देखो कौन सा कंसेप्ट लग रहा होगा, अब तो लगाना सीखो। देखो कौन सा लग रहा होगा, इन तीनों चीजें आपके सामने लिखी हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। इन तीनों में से कोई लग रहा होगा, बस सोचो कौन सा लग रहा होगा इसमें। हाँ भाई बोलो, बताओ। KF, KCl, KBr, KI क्या लग रहा होगा? पहली बार देखो, क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट है कि पी ब्लॉक के हैं? तो एस ब्लॉक के कंपाउंड है ना। ये क्या है आपका? एस ब्लॉक का है। ठीक बात है, तो एस ब्लॉक का है। अब आपको देखना है, पहली बार तो एस ब्लॉक का, तो इन दोनों में से कोई लग रहा होगा। बस आप देख लो कॉमन आयन क्या है। कॉमन आयन आपका पोटेशियम है, कॉमन आयन आपका पोटेशियम है, पोटेशियम आपका कॉमन आयन है। मतलब इस बार कटायन
कटायन आपका कॉमन है, तो कटायन कॉमन है पोटेशियम, है ना, कटायन कॉमन है पोटेशियम। तो पोटेशियम देखो क्या बड़ा आयन है कि छोटा आयन है, तो पोटेशियम आपका बड़ा आयन है। पोटेशियम आपके इधर आ रहा है लार्ज आयन के केस में, तो पोटेशियम आपका बड़ा आयन है, तो पोटेशियम आपका बड़ा आयन है, कॉमन आयन आपका लार्ज है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाओगे। ठीक है, इस बार बस मैंने कटायन कॉमन ले लिया। ठीक है, तो पहले आपने देखा कि एस ब्लॉक के थे, तो एस ब्लॉक का इन दोनों में से कोई लगेगा। ठीक है, क्योंकि कटायन आपका एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है और कटायन ही आपका कॉमन भी है, तो कटायन कॉमन है, तो कटायन जब आपका पोटेशियम पॉजिटिव जो है लार्ज आपका कॉमन आयन है, तो जो कॉमन आयन है वो आपका लार्ज है, तो कॉमन आयन लार्ज है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के। तो इसका साइज क्या होता है, मतलब आपका कॉमन है, कॉमन आयन लार्ज है, तो पता तो ये लग गया कि हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है। अब देख लेते हैं कि किस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये तो कॉमन ही है, पोटेशियम कॉमन है, तो एनायन को देख लेते हैं। एनायन एफ नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो जहां साइज छोटा, आयन का साइज छोटा, क्योंकि कटायन तो हर जगह सेम ही है, तो कटायन के अकॉर्डिंग नहीं बता पाएंगे। कटायन से बस इतना डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा लगाना है फैक्टर, तो कटायन से बस हम इतना डिसाइड कर पाए कि एस ब्लॉक का ए वाला फैक्टर लगाना है। अब फिर एनायन से हमें बताएंगे कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, सॉरी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है ना, जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, है ना, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाँ, छोटा है तो आसपास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, तो छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, तो ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, क्योंकि 3-4 चीजें एक साथ लग रही होती है तो कंफ्यूज करता है। अब मुझे कंफ्यूज नहीं करता, तो लेकिन आपको स्टार्टिंग में करेगा कि कौन सा फैक्टर कब लगाऊं, तो ये 3 फैक्टर हैं और आपको मैं सिखा दिया कि कहां कैसे लगाना है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, सोल्युबिलिटी की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 3 फैक्टर हैं, आपको सोचना आना चाहिए कि कौन सा कब लगाऊं, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, ये देखो PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2। पहली बात एस ब्लॉक है कि पी ब्लॉक, अब आया पी ब्लॉक, अब आया आपका पी ब्लॉक, है ना, Pb है। ठीक है, लेड आया, पी ब्लॉक का पार्ट है, कार्बन फैमिली का है। ठीक है, पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक के लिए तो सिंपल बस पहला फैक्टर लगाना है। पी ब्लॉक के लिए सोल्युबिलिटी बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर के, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर के या पोलराइजेशन के। अच्छा, तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, अभी हम पिछले लेक्चर में फजांसुल कर चुके हैं। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इधर आपका आयन क्या है, एनायन आपका F नेगेटिव है, इधर Cl नेगेटिव है, इधर आपका Br नेगेटिव है और इधर आपका I नेगेटिव है। ठीक है, कटायन तो सेम है, तो कटायन के अकॉर्डिंग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक बात है, तो इधर F नेगेटिव है, तो एनायन का साइज जितना आपका smaller the size of cation and greater the size of anion, greater the covalent character। हमने बात की थी ना फजान रूल में कि कोवलेंट कैरेक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन के, है ना, कटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इस केस में एनायन का साइज बड़ा है, मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा, देखो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सोल्युबिलिटी कम, तो मतलब इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, मतलब इसकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ए आएगा। ठीक बात है, क्या समझे आप? आपने लगाया, पहले आपने देखा कि पी ब्लॉक का पार्ट है, पी ब्लॉक का कंपाउंड है, तो मतलब पोलराइजेशन का कंसेप्ट देखना है, मतलब ये देखना कि किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है। तो आपको पता कि फजान सूल ने हमें बोला था कि कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैसे चार्ज के भी होता है ना, चार्ज के भी होता है। तो इधर तो चार्ज अभी सेम ही था, तो चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं देखा, इधर भी -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो एनायन आपका देख लो,
कटायन तो कॉमन था, तो एनायन के अकॉर्डिंग बता पाएंगे। जहां एनायन का साइज बड़ा उधर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इधर के इसका एनायन का साइज बड़ा है, इसका एनायन का साइज बड़ा, मतलब इस कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी कम होगी, तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी, तो ये सोलिबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है, समझ गए। चलो इस केस में देखो, ए आपका पहली बात एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का है, आपका सिल्वर डी ब्लॉक में आता है ना, सिल्वर डी ब्लॉक में आता है ना, एजी एयू है ना, ये सब हम करते हैं, ठीक है। कॉपर के नीचे आता है कॉपर एजी एयू, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक का पार्ट है, मतलब आपको ये वाला फैक्टर ही लगाना है, तो डी ब्लॉक में ये वाला लगा दो, डी ब्लॉक में ए वाला फैक्टर लगा दो, ए वाला कहाँ गया, ए वाला है ना, ए वाला फैक्टर लगाना है, तो क्योंकि डी ब्लॉक में ए वाला फैक्टर लगता है, तो डी ब्लॉक के लिए बस कोवलेंट कैरेक्टर चेक करो, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी कम। तो देखो इधर आपका एफ नेगेटिव है, इधर आपका Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, तो जहां एनायन, ये तो बात वही हो गई, जहां एनायन का साइज ज्यादा होगा उधर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उधर सोलिबिलिटी कम होगी, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी सोलिबिलिटी कम होगी, तो ऐसे आपका ये ऑर्डर आ जाएगा, ऐसे आपका ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक बात है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो चीजें। एक लास्ट क्वेश्चन और, बाकी सारी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं जो भी आपके जेई में या नीट में आ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके जेई और नीट में आ सकते हैं। बस ये 3 चीजें आपके माइंड में हो तो उसके बाद तो कोई चक्कर नहीं है, बस आपको ढूंढना ही है कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसी में गलती करते हैं लोग क्योंकि भूल जाते हैं। इसे बताना है, देखो पहली बात सोचो कौन सा फैक्टर लगेगा, कौन सा फैक्टर लगेगा। गलती क्या होती है इसमें, हम देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, इधर आपका कैटायन क्या है, कैटायन आपका एस ब्लॉक है, बेरिलियम आपका एस ब्लॉक में लाई करता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चल जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, इधर देखो छोटू सा एक भी लिखा है पी और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए और बेरिलियम के हैलाइड के लिए, ये चीज भूल जाते हैं हम, बस ये चीज हम भूल जाते हैं। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में वाला फैक्टर लगेगा, बस बेरिलियम के हैलाइड होंगे तब ये वाला पहले वाला ही, बस ये गलती ना करना, ठीक है। इसलिए लास्ट में कराया कि ये गलती आप करते हो, ठीक है। अच्छा तो देखो क्या आएगा, बोलो भाई। तो इस केस में अगर आप देखो तो आप कोवलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बताओगे, जहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा सोलिबिलिटी कम, है ना। तो इधर आपका आयन क्या है, एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ए है आपके पास। तो अनायन का साइज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, अनायन का साइज ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सोलिबिलिटी कम, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी, तो ये वाला ऐसे ऑर्डर आपका आ जाएगा, ऐसे आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक बात है। तो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन चाहते हो ज्यादा ही अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, तो लो भाई, आपको अगर स्वाद चाहिए तो एक स्वाद भी ले लो, इससे अच्छा क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। हालांकि जो मेरा पिछला लेक्चर देख चुका है फजान सूल का, उसके लिए क्वेश्चन हलवा हो गया है, उसके लिए क्वेश्चन हलवा हो गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा, किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको। तो बस देखो पहली बात तो डी ब्लॉक के हैं, है ना, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, तीनों आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो डी ब्लॉक में लाई करते हैं, मतलब ये वाली चीज लगेगी। अब बस ये देख लो किसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है, किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आपको याद हो तो मैंने फजान्स रूल में ही बताया था कि इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, इसका कोवलेंट, मर्क्यूरी का कोवलेंट, अच्छा सेम एग्जांपल ली थी मैंने, सेम ही 3 चीज ली थी। इधर इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। क्यों है, क्योंकि मर्क्यूरी के केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां आते हैं, वो आपके आते हैं 5d ऑर्बिटल में, इस केस में आपके 4d ऑर्बिटल्स में, और इस केस में आपके 3d ऑर्बिटल्स में। तो d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है।
जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। और इनमें भी अगर कंपेयर करें तो 5D का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 5D का शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होगा। तो इस केस में शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होगा, मतलब जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो एनायन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा, वो एनायन को ज्यादा अच्छे से अपने तरफ खींच पाएगा, मतलब ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा, मतलब उस एनायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। और जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। पिछली क्लास में भी लास्ट क्वेश्चन यही कराया था। तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी कम होगी, मतलब ए ऑर्डर आएगा। ए ऑर्डर आएगा सोलिबिलिटी का। कोवलेंट कैरेक्टर का जस्ट इससे उल्टा ऑर्डर होता है, क्योंकि सोलिबिलिटी कोवलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए अच्छा क्वेश्चन मैं बोलता हूं। अगर मुझे टेस्ट सीरीज बनानी हो तो टेस्ट सीरीज में मैं टफ से टफ क्वेश्चन ही डालता हूं, ठीक है, क्योंकि इजी तो आप कर ही दोगे अगर आप टफ कर दोगे तो, ठीक है। तो ये सारी बात थी यार आपकी थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रेशन, एनर्जी और इसके ऊपर। अच्छा एक छोटी सी चीज और चाहो तो लिख लो, एक छोटी सी चीज आती है, 2 मिनट बस 2 मिनट, मुझे पता है आपकी अब जान निकल रही है, 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 भी मिनट ज्यादा नहीं लूंगा, बस 2 मिनट। एक छोटी सी चीज, काम हो गया खत्म, बस एक छोटी सी चीज पिद्दू सी, उसको सुन लो फिर जाओ। ठीक है, तो सोलिबिलिटी के आप ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दोगे। देखो एक चीज कभी कभी ना आपको मान लो सोलिबिलिटी इन वाटर जो होती है, सोलिबिलिटी इन वाटर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल दो, कुछ भी बोल दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना, जिसको हम ER से डिनोट करते हैं जब, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म होती है जो हमें ये बताती है कि किसी चीज की, किसी सोलवेंट की कितनी टेंडेंसी है आयंस को सेपरेट करने की, वो बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब किसी सोलवेंट का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब उसकी आयंस को सेपरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। और किसी सोलवेंट का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो उसकी आयंस को सेपरेट करने की टेंडेंसी कम होगी। मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उसकी आयंस को सेपरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम उसकी आयंस को सेपरेट करने की टेंडेंसी कम, ठीक है। तो मतलब जो आयंस को जल्दी सेपरेट कर देगा, मतलब पानी में अच्छे से घोल देगा, जो कैटायन और एनायन को जल्दी तोड़ देगा वो पानी में अच्छे से घोल देगा। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी आयंस को सेपरेट करने की, मतलब वो जल्दी पानी में उसको घोल देगा। तो सोलिबिलिटी इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो कभी अगर ऐसे आ जाए, वैसे आपको पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, वाटर है और मान लो D2 है, इसको बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर, है ना। हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ठीक है, बात कर चुके हैं हम इस पे भी, ठीक है। तो इन दोनों में से आपसे पूछे कि किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, और आपको गिवन दिया हुआ है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो है 81। वैसे आप याद भी रखना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है और इसका है 79, ठीक है। इसका मेरे याद रखने की जरूरत है, कभी कभी काम आता है, फिजिक्स में काम आता है, वैसे तो केमिस्ट्री में नहीं आता है, ठीक है। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब आपको ये दिया हुआ है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया, और पूछा सोलिबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोलिबिलिटी के, तो इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा। एक क्वेश्चन और ले लो, CH3 C2H5OH CH3O CH3, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से मैं दे रहा हूं आपको 34। ये आपको याद नहीं रखना है, मैं याद करके आया हूं लेकिन आपको याद नहीं रखना है। मुझे भी क्या है, इतना ही क्या ही याद है, मैं तो कुछ रैंडम भी ले सकता हूं, ठीक है। बस आपको बताना है ये 3 डाइलेक्ट, बस इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चाहो तो याद रख लेना, बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन दी होगी। आपसे 3 कंपाउंड दिए, इन तीनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, आपसे पूछा सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है तो इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे आपका ऑर्डर आ जाएगा,
ठीक है, तो ऐसे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो तब सोल्यूबिलिटी पूछे तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, दैट्स इट। तो ये सारी बात थी यार आपके थर्मल स्टेबिलिटी पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे और सोल्यूबिलिटी पे। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, चाहे आप जेई मेंस के उठा लेना, नीट के उठा लेना, जेई एडवांस के उठा लेना, ओलंपियाड के उठा लेना, किसी के भी उठा लेना, इसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अलग अलग टाइप की फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। 2 लेक्चर रहते हैं, उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।